So welcome and good morning, all of you. And we not we. I salute your sacrifice coming so early, but it is not that much early also. Anyway, हम लोगों ने करा था कैश फ्लो और आपने देखा था कि चाहे मंडे वेडनेसडे वाला बैच हो चाहे ट्यूसडे थर्सडे वाला बैच हो, दोनों बैच में हम लोगों ने क्या कर लिया था। बेटा दरवाजा बंद करके आना। हमने दोनों बैच में क्या किया था, हमने दोनों बैच में एडजस्टमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ किया था। ये हमने किया था। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स भी किया था, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी किया था, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड भी किया था। और एक दूसरे वाले बैच में शायद एक क्वेश्चन हुआ भी था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, बड़े वाले क्वेश्चंस, और उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है, किस तरह से उनको ट्रीट करना है। तो पिछली बार आपकी क्लास में कौन सा क्वेश्चन किया गया था, जो भी बैच वाले अवेलेबल थे यहाँ पर बताइए मुझे। आई थिंक एवरीबडी इज हियर। सो वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग लेके चल रहे हैं, और इस क्वेश्चन में कंसेप्ट आने वाला है, जो कंसेप्ट अक्सर टीचर्स को भी क्या करता है, परेशान करता है, हैरान करता है और तंग करता है, लेकिन आपको तंग नहीं करेगा। उसको भी देख के चलेंगे। तो सबसे पहले उस कंसेप्ट को सीखते हैं, और उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 55। वो कंसेप्ट कहाँ है, अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिएगा। और तब तक आप लोग क्या करेंगे, साथ साथ वो फॉर्मेट जो बनाना है उस फॉर्मेट को भी बना लेंगे, और कंसेप्ट को मेरे साथ साथ देखेंगे। पेज नंबर पहुंच जाइए फटाफट से। पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 खोल लीजिए फटाफट से सब लोग। पेज नंबर 4। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू हियर? पेज नंबर 4 पे जो है स्क्रीन पर दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ, दिख रहा है कुछ यहाँ पर? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। जब हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर पढ़ा था, ध्यान से समझना टेक्निकल चीजें, जब हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर पढ़ा था, तो उस चैप्टर में पढ़ा था कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो होता है उसको हम ओपनिंग एंट्री के समय पे क्रेडिट कर देते हैं, और उसके बराबर डेबिट साइड में क्या कर देते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कर देते हैं। एवरीबॉडी इज ओके? किसी को नहीं पता हो तो बताइए। शाश्वत प्लीज सुन लीजिए ध्यान से, पन्नी से बताओ कौन सा पेज है। अब आपने देखा था ना उसका ट्रीटमेंट, कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हैज टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करना था। यही तो होगा, करेक्ट? अच्छा, अब अगर जिस साल डिबेंचर का जन्म हुआ उसी साल लॉस को राइट ऑफ कर दिया, तो रिडम्पशन के दिन हमें लॉस तो राइट ऑफ नहीं करना है। रिडम्पशन के दिन तो हमें क्या करना है, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट कर देना है, डिबेंचर डेबिट कर देना है। मतलब हमारा आउटफ्लो हो जाएगा ना फाइनेंसिंग का। 1 लाख के डिबेंचर्स, 5% प्रीमियम और रिडम्पशन, 5,000, 1,05,000 हमारी क्या हो जाएगी, फाइनेंसिंग की आउटफ्लो हो जाएगी। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या मुझे उसे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में बोलकर एड बैक करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस ही नहीं हुआ। तो सिचुएशन नंबर 1, व्हेन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हैज ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ द ईयर इन विच डिबेंचर इशूड। तो ऐसे में क्या होगा, जिस दिन मैं रिडम्पशन वाले साल पे जाऊंगा उस साल मुझे सिर्फ फाइनेंसिंग का आउटफ्लो दिखाना है। कितना? वो जो प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर था 5,000 रुपए का, और खत्म। डिबेंचर की रिपेमेंट हो रही है वो भी आउटफ्लो, उस पर जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो भी आउटफ्लो। 1,05,000 आपका आउटफ्लो बन गया। ये बात क्लियर है? क्या उस साल, जिस साल रिडम्पशन हो रहा है, लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। दूसरी कहानी, अचानक डिबेंचर होल्डर जो कंपनी है उसने डिसाइड करा कि चलो भाई, ये जो हमारे डिबेंचर्स है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू जो थी उसमें रिडम्पशन ऑन प्रीमियम नहीं था, लेकिन उन्होंने डिसाइड करा कि चलो ये डिबेंचर होल्डर हमारा बहुत दिनों तक साथ दिए, चलो इन्हें 10% प्रीमियम पे हम रिडीम कर देते हैं। उस साल, जिस साल रिडम्पशन होना था उस साल, तो क्या होगा ऐसे में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो जो है वो तो आपने ऑलरेडी से कहानी लेके चलना होगा, जैसे भी चलेंगे प्रीमियम आपने एक्स्ट्रा देना है, और रिकॉर्ड तो कर नहीं रखा होगा आपने, तो आपको प्रीमियम और रिडम्पशन तो देना ही देना है।
तो आप 1 लाख के डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, 10% प्रीमियम 1,10,000, फाइनेंसिंग का तो आउटफ्लो हो गया भाई। लेकिन उसको रिडीम करते समय जो लॉस हो रहा है 10,000 का, वो कहाँ से जाएगा? वो तो करंट ईयर के प्रॉफिट से निकलेगा ना। अगर वो करंट ईयर के प्रॉफिट से निकला है तो उसे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में आपको एड बैक करना पड़ेगा। तो रूल पढ़िए अब सामने क्या लिखता है, अब आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। देखिए फर्दर इट सेज नाउ कि a premium on redemption of preference share debentures if decided at the time of issue, तो क्या होगा? Will be appearing in the balance sheet so that already accounted for, hence for the redemption year it will only be an outflow in financing activities। अगर प्रीमियम और रिडम्पशन दिख रहा है बैलेंस शीट में, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ऑलरेडी एक प्रोविजन बना के रख लिया, अदर नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी में दिखेगा वो, और उसका जो लॉस था वो उस साल जिस साल इसका इशू हुआ था उसी साल राइट ऑफ हो गया। तो ऑपरेटिंग में तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइनेंसिंग से क्या करेंगे, माइनस करेंगे और आपका काम खत्म हो जाएगा। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। मानने को पता चला मनसिमर? नहीं? ठीक है, अच्छा। इफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाज नॉट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू or preference debentures, it means it was not accounting in the year of issue and it will not be appearing in the balance sheet। बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा होगा प्रीमियम रिडम्पशन। तो दो कंडीशन होती हैं। इन सच अ कंडीशन it will be just given as an additional information in the year of redemption। it might be provided out of profits या out of securities premium reserve। securities premium reserve से या प्रॉफिट से आपने क्या करा होगा, उसे इस साल राइट ऑफ करना होगा उससे। if provided out of securities premium reserves, तो no treatment of it as securities premium reserve या capital reserve will be decreasing। in fact capital reserve तो लिखना ही नहीं ना, अब तो सिर्फ securities premium reserve डिक्रीज होगा ना, क्योंकि अब ट्रीटमेंट बदल चुका है, लास्ट टाइम का था। करेक्शन कर लीजिए अपने, securities premium reserves will be decreasing या सिर्फ securities premium, इवन रिजर्व भी हटा देते हैं, सिर्फ securities premium will be decreasing। securities premium क्या होगा आपका, ये डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है जी, अच्छा। अब अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या करेंगे आप इसे, इसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत है आपको, बताइए क्या? भाई कोई प्रीमियम का डिक्रीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना आपने, ये तो आपने लॉस राइट ऑफ करा है। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे थे ना, उसे फाइनेंसिंग का आउटफ्लो मानेंगे। तो अगर आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डिक्रीज हो रहा है प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम से, तो कोई ट्रीटमेंट कैश फ्लो में करना नहीं है, क्योंकि कैश का फ्लो तो हो ही नहीं है और मेरे प्रॉफिट में से भी माइनस नहीं हुआ। लेकिन फाइनेंसिंग आउटफ्लो तो कहलाएगा ये नीचे। बट इफ प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट, then it will be added to operating activities under non-cash non-operating expenses and will be an outflow in the financing activities। I think treatment is pretty clear now। अगर प्रीमियम और रिडम्पशन आपको बैलेंस शीट में दिखता है तो वो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो कहलाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं जाना। और अगर अगर आपने उसे अकाउंट फॉर नहीं करा है और एक एडजस्टमेंट की फॉर्म में दे रखा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा क्या ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से गया या फिर प्रॉफिट से गया। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से गया तो ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में तो कुछ करना नहीं है, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। और अगर ये किससे गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से गया, तो वील ऐड बैक टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऊपर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। और फाइनेंसिंग से तो माइनस हर जगह होना है, ये देख लेना, चाहे वो प्रोवाइडेड था चाहे नहीं था, फाइनेंसिंग आउटफ्लो तो बनना ही बनना है इसको। बट ऑपरेटिंग में जाना है नहीं जाना, इसकी क्लैरिटी हमने आपको दी अभी। ठीक है, नाउ लुक एट योर क्वेश्चन। क्या ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस ट्रीटमेंट नाउ? बोलिए, क्या सिद्धांत बोलूं या ध्रुव बोलूं या अथर्व बोलें, एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? No, sir। Yes। Yes, कौन बोला sir. नो? कौन बोला नो? नो नो, हु इज नो? गुनीत। हाँ गुनीत, ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस या डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स एट द टाइम ऑफ इशू। एट द टाइम ऑफ इशू, इशू के टाइम पे आपने क्या कर दिया, उसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है उसको क्रेडिट किया होगा और लॉस ऑन इशू को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। हाँ है ना? हाँ इशू ऑफ डिबेंचर मालूम है नहीं मालूम है? हाँ हाँ हाँ, किया होगा डेबिट। ठीक है, और ये तो हुआ होगा जब इशू किया होगा उस समय की एंट्री हुई होगी, और जब आप ईयर एंड पे गए होंगे तो आपने क्या करा होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर किया होगा ऐसे। हाँ। तो ये तो हुआ ईयर इशू, और हम बोल रहे हैं कि प्रीमियम और रिडम्पशन जिस साल वो रिडीम हो रहा है उसकी हमें ट्रांजेक्शन करनी है कैश फ्लो में। तो भैया जिस साल रिडम्पशन होना है
उस साल तो सिर्फ क्या होगा, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट होगा ना परसेंटेज डिबेंचर के साथ, हाँ लॉस तो नहीं होगा, लॉस तो राइट ऑफ हो गया। हाँ तो जिस साल हमने इशू के टाइम पे अगर इसका ट्रीटमेंट कर दिया था, तो रिडम्पशन के टाइम पे हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं टच करना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं, हमें सिर्फ फाइनेंसिंग का आउटफ्लो बोलना है। दिस इज ठीक। वन थिंग। अगर आपने इश्यू के टाइम पे ऐसी अकाउंटिंग नहीं करी, दो इट इज अगेंस्ट प्रूडेंस, लेकिन अगर किसी ने नहीं करी, बोला हम तो रिडम्पशन के टाइम पे देखेंगे जी कितना देना है कितना नहीं देना है, ठीक है जी, प्रोविजन बनाना है, कोई कंपल्शन तो है नहीं, प्रीमियम और रिडम्पशन का प्रोविजन बनाना चलना कोई कंपल्शन नहीं है आपके लिए। हाँ, रिडम्पशन डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए देखिए, डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपया है, उसको वापस करना अगर आपने, तो आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है, ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में है। लेकिन उसके प्रीमियम के लिए आपको कोई प्रोविजन सरकार नहीं कहती कि बना के चलिए, नहीं बनाया कर, हम रिडम्पशन के टाइम पे देखेंगे। तो रिडम्पशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो आपने डिसाइड करा कि भैया मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है, मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है, तो आपने क्या कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम से उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया, क्या, लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू तो खैर क्या बोलूंगा मैं इसको, अब इसको लॉस ऑन रिडम्पशन ही बोलूंगा, क्योंकि इशू की डेट तो नहीं, अब तो रिडम्पशन की डेट में है। कर दिया माइनस, किससे माइनस करा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, मुझे तुमसे बात कर रहा हूँ, हाँ माइनस हो गया। तो आपकी बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम से ये माइनस होता हुआ दिखेगा। और इसका ए ट्रीटमेंट तो ये हो गया, बी ट्रीटमेंट जो होगा क्या क्या, फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, फाइनेंसिंग से तो माइनस होना ही होना है। और ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम से कम हुआ, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होनी है, जो एंट्री होनी है फाइनेंसिंग के आउटफ्लो की होनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इस तरफ चले। अब अगर आपने डिसाइड करा कि नहीं भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसे हमें माइनस करना है, तो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस किया लॉस को, और फाइनेंसिंग का क्या बनाया, इसको आउटफ्लो बनाया। तो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो क्या होगा, फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा, और क्योंकि आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से क्या किया, माइनस किया, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल के इसे एड बैक कर लेंगे। तो चाहे ये कंडीशन हो, चाहे ये कंडीशन हो, चाहे ये कंडीशन हो, फाइनेंसिंग आउटफ्लो तो है हर जगह। हाँ अगर इशू के टाइम पे सेटल कर दिया तो ऑपरेटिंग में कुछ नहीं करना, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से सेटल हो गया तो भी ऑपरेटिंग में कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से माइनस किया था, तो ऑपरेटिंग में ऐड होगा, और फाइनेंसिंग के अंदर क्या होगा, माइनस। ये ट्रीटमेंट है इसका, और इसमें दुनिया भर के कंफ्यूजन होते हैं। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। नाउ वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है 55। फॉर्मेट बना लीजिए सब लोग फटाफट से अपना, वही रूटीन तरीका, एक पेज पे बना लीजिए कौन सा फॉर्मेट आप ऑपरेटिंग का, और दूसरे पेज पे बना लीजिए इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का, और फिर वर्किंग नोट मेरे साथ शुरू करना है। देखिए आपके स्कूल में कैसे कराया होगा, ऑपरेटिंग बनवाया होगा, इन्वेस्टिंग बनवाया होगा, मैं बिल्कुल नहीं करता ऐसा। मैं फॉर्मेट बनवाता हूँ, स्केलेटन बना लेते हैं पूरा, और पहले एडजस्टमेंट खत्म करते हैं, इससे एडजस्टमेंट छूटती नहीं है, और इससे हमारा काम आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, पेज नंबर बोलिए कितना है, 5120, दैट्स द क्वेश्चन, ये हमें करना है इधर। फॉर्मेट बनाते हैं, मैं अपने पेज को दो हिस्सों में बांट रहा हूँ, वही रूटीन। ये ऊपर हेडिंग लिखना जरूर भूलें ना, मतलब हाँ भूल जाएं, मैं तो ये कहूंगा ना भूल जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल ही जाते हैं। हेडिंग लिखना ना भूलें। क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट, जो भी डेट है, एज एट, या फिर सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लिखेंगे, और ब्रैकेट में रिवाइज जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पुराना डाल देंगे तो उसके हिसाब से गलत हो जाएगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और वो भी कौन सा वाला, रिवाइज वाला। ए हम लिख रहे हैं कौन सी एक्टिविटीज, ए हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। और यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, सी वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट में जाएगा, सबको मालूम है। अब तो आदत पड़ गई होगी, प्लस नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या पेमेंट्स, 4 लाइन की जगह छोड़ दी, माइनस नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, फिर जगह छोड़ दी, यहां लिख दिया क्या,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्लस कर दिया क्या, डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, माइनस कर दिया क्या, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। कर दिया ऐसा। और यहां अगर मैं बोलूं क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और माइनस कर देंगे क्या, यहाँ पर टैक्स छोड़ देंगे, यहाँ पर इतना करके छोड़ दिया हमने। फॉर्मेट स्केलेटन रेडी। इस तरफ चलते हैं थोड़ा सा, दूसरे पेज पे मैं जा रहा हूं, दूसरे पेज पर रुपीज है, पर्टिकुलर्स। ये पॉइंट नंबर बी है आपका, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और कम से कम 6-7 लाइन की जगह छोड़ दीजिए। सी पॉइंट आपके पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बस इतना करके छोड़ दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करने की जरूरत है। दिस इज योर स्केलेटन रेडी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट के साथ, व्हाट इज योर फर्स्ट एडजस्टमेंट, देखिए पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, इट सेज व्हाट, कि ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000, द डिप्रिसिएशन ऑन विच 20,000, sold 50% of its book value, depreciation provided on tangible assets is 60,000। पूरा डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करके दे रखा है, ठीक है। और क्या ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है आपको उस पे, क्या ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का क्वेश्चन है, विदाउट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का है, विदाउट का है। आपको मालूम है ना, पूरी मशीन का डिप्रिसिएशन भी दे रखा है, पार्ट का भी दे रखा है, तो मशीन अकाउंट में कौन सा जाएगा, पार्ट का डिप्रिसिएशन जाएगा ना, है ना, पूरी मशीन का जाएगा। हाँ कर रहा है, अरे मशीनरी में बोला फुल का जाएगा, डिप्रिस प्रोविजन वाले मेथड में क्या जाएगा, पार्ट का जाएगा, नहीं। अच्छा चलिए बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। पहले ऊपर लिख देते हैं क्या, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसके लिए जगह छोड़ देंगे थोड़ी ऊपर, यहां नीचे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। और रफ हैंड से बनाइए, स्केल पेन से लेके मत बनाइए, रफ हैंड से अकाउंट बनाने की आदत डालिए, इन्हीं की पे स्केल पेन, वर्किंग नोट में रफ हैंड से बनाइए अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। मुझे बताइए बैलेंस बीडी कितना है, एनीबॉडी प्लीज टेल मी व्हाट इज द बैलेंस बीडी, कोई भी व्यक्ति बता दीजिए, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला, व्हाट इज बैलेंस बीडी इन दिस क्वेश्चन। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाओ भैया, वही तो बैलेंस है, 6,20,000। बैलेंस सीडी कितना है, 8,60,000। ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है जी। और आगे चलते हैं अब आपसे क्या कह रहा है कि अ पीस ऑफ मशीनरी, तो देखिए भैया वैल्यू जो थी मशीन की वो कितनी थी, उस पीस की वैल्यू 60,000 थी, माइनस उस पीस पर अब तक डेप्रिसिएशन कितना था, कितना डेप्रिसिएशन था, 20,000। तो बुक वैल्यू निकल आई, बुक वैल्यू कितने की, 40,000 रुपए की। और क्वेश्चन क्या कहते हैं, इट इज सोल्ड 50% एट 50% माइनस सेल्स प्राइस, 40,000 का 50/100 कितना, 20,000 में बेच दिया, तो लॉस कितना हुआ, लॉस 20,000 का। आइए जरा इसको यहां प्लेस करते हैं। बिफोर आई प्लेस एनीथिंग हियर, सबसे पहले मैं लिख देता हूं डेप्रिसिएशन, कितने का डेप्रिसिएशन था पूरे पार्ट का, 60,000। एवरीबडी इज ओके, ये वाली इंफॉर्मेशन। और ये जो वर्किंग नोट में इंफॉर्मेशन लिखी ना आपने, क्या बैंक बोलकर सेल, कितने की सेल हो रही है, बैंक बोलकर 20,000 रुपए की, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या, लॉस, वो भी कितने का हो रहा है, 20,000 रुपए का। ये जो डिप्रिसिएशन है इसका 20,000, ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि इट इज द डिप्रिसिएशन ऑफ द फुल मशीन, ये उसके अंदर ऐड होगा, ठीक है जी। इज दैट फाइन विद एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अब इसका टोटल करते हैं क्या निकल कर आता है। 6 2 8 10 1,00,000, 960, दिस इज व्हाट 960।
और दिस इज व्हाट 340। ये 340 हमारे लिए क्या हो गया? बैंक बोल के क्या कर लिया? परचेजेस कर लिया 340 का। ठीक है जी, कर लिया 340 का परचेज। आ जाओ जी। अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करना। हम स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन से। विल राइट, देखो जरा क्या क्या डाल रहे हैं। एडजस्टमेंट में पहले डाले दे रहा हूं मैं, प्लस डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन गया हमारा? ये 60,000 रुपए का। एवरीबडी इज ओके विद दिस। लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने का लॉस चला गया? 20,000 रुपए का। और परचेज जो है, परचेज, परचेज कितने की हुई है बताइए? ये यहां पर माइनस परचेज ऑफ मशीनरी, कितने का परचेज ऑफ मशीनरी? 3,40,000 का। डोंट पुट दैट इन ब्रैकेट, है जी। और उसके बाद सेल भी तो हुई है आपके पास, सेल प्लस सेल ऑफ मशीनरी, कितने की हुई है? 20,000 की। इसको प्लस रखना, मैग्नेटिक रखना। आपका मशीनरी अकाउंट खत्म, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खत्म। कोई दिक्कत है बेटा? किसी को बताइए मुझे, उधर से मान्या को, इनाक्षी को, सनत को, इधर। मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कराई थी इसकी, अच्छे से प्रैक्टिस कराई थी। और मैंने 3 क्वेश्चन आपको डिप्रेशन वाले बोले थे, उनको भी मैं डिस्कस कर लूंगा। आगे देखते हैं आप। लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अगला एडजस्टमेंट देखिए आप। इनकम टैक्स 45,000 वाज प्रोवाइडेड। क्या लिखा है? इनकम टैक्स 45,000 वाज प्रोवाइडेड। प्लीज सब उसको नोट करते चलें, क्योंकि मुझे फिर इनकम टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड कितना बोला है आपको? 45,000। कोई व्यक्ति बताइए मुझे कि बैलेंस बीडी कितना लिखा है क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर टैक्स का? व्हाट इज द बैलेंस बीडी? बैलेंस बीडी कितना बताइए? हाँ, 40,000। 40,000। बैलेंस सीडी कितना भाई? कितना? 50,000। अब आपके पास क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर प्रोविजन मेड। दिस इज प्रोविजन मेड है, कितने का? हाँ, 45,000 प्रोविजन मेड। ठीक है जी। प्रोविजन मेड 45,000 का, तो ये हो गया 85,000। और अगर ये 85,000 हुआ तो इधर क्या निकल आया? इधर, इधर 35,000। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट बैंक बोलकर टैक्स पेड। और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई यूज तो है नहीं भाई। क्या जाएगा? प्रोविजन मेड और टैक्स पेड। प्रोविजन मेड और टैक्स पेड। टैक्स पेड आपको मालूम है ना किस जगह पे जाना? इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ यहाँ नीचे नीचे। टैक्स पेड कितना? 35,000। टैक्स पेड यहाँ लिख दिया। टैक्स पेड की जगह वो है, वहां लिख दिया। ठीक है। और वो जो आपने वर्किंग नोट बनाया था ना, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट वगैरह जो भी था, इसमें लिखते हैं हम क्या? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी जब बनेगा बनेगा जब, प्लस यहां पर इस जगह पे प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। कितने का लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स? बताइए कितने का है ये? कितने का था? 45,000 का। यहां लिख दूंगा। इसको बोलते हैं ऊपर, ऊपर मतलब नेट प्रॉफिट वाली जगह पे, वहां ऊपर ऐड हो गया, नीचे माइनस। प्रोविजन ऊपर ऐड होगा, टैक्स पेड नीचे माइनस होगा। लोग लोग भाई उल्टा कर देते हैं। लोग क्या करते हैं? टैक्स पेड को ऊपर जोड़ देते हैं और प्रोविजन को नीचे। नहीं, प्रोविजन प्रॉफिट से माइनस हुआ इसलिए ऊपर जोड़ रहे हैं, नीचे टैक्स पेड हो रहा है तो आउटफ्लो हो रहा है इसलिए माइनस कर रहे हैं। क्या ये ट्रीटमेंट सबको क्लियर है ऑनलाइन में? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. ओके। सियांशी गुप्ता, श्रियांशी नहीं है। ठीक है। भरत का कोई खबर किसी को? वेयर इज भरत? नहीं है। प्लेसिंग कर दी है, एडजस्टमेंट ये भी खत्म हो गया।
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स। देखिए अगला एडजस्टमेंट क्या लिखा है, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2021 एंड बैंक लोन वाज रिपेड ऑन द सेम डेट। आपको बताया था मैंने कि अगर डिबेंचर रिडीम होते हैं साल के आखिर में तो ओपनिंग पे इंटरेस्ट लगता है, और डिबेंचर अगर इशू होते हैं साल के शुरू में तो क्लोजिंग पे इंटरेस्ट लगता है। एवरीबडी इज ओके विद दिस, कल ही करा था और पहले भी किया था, एवरीबडी इज ओके विद, ठीक है। अब मान लो डिबेंचर अक्टूबर में इशू हो रहे हैं तो अक्टूबर तक इंटरेस्ट लगेगा, जितने थे अक्टूबर के बाद जितने थे उन पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ये तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फंडामेंटल में बहुत आराम से पढ़ा है, टाइम पीरियड वाला। मुझे थोड़ी जगह चाहिए तो मैं हल्का सा कैलकुलेशन के लिए, चलो देख लेते हैं, पहले डिबेंचर पे आ जाते हैं हम। व्हाट डिबेंचर सेज नाउ, डिबेंचर और लोन पे 8% डिबेंचर 150 से 260 हो गए। सबसे पहली बात, डिबेंचर का बढ़ना फाइनेंसिंग आउटफ्लो, गलत, इनफ्लो। फाइनेंसिंग का इनफ्लो है वो, फाइनेंसिंग का क्या है, इनफ्लो। तो हम फाइनेंसिंग के अंदर चले जाते हैं, यहां लिख देते हैं क्या, प्लस 8% डिबेंचर्स। कितना कितना बढ़ा भाई बताइए जरा, 1,10,000, 1,10,000, दिस इज डन, 1,10,000 हो गया, हो गया 1,10,000, फाइन और नॉट, नाइस। इसका इंटरेस्ट अभी बाद में देखेंगे। इसी साथ हमारे पास एक और दे रखा है क्या, बैंक लोन, एक बैंक लोन भी दे रखा है शायद, देखो जरा कितने का दे रखा है और कितना परसेंट बैंक लोन है वो, 8% बैंक लोन है, 50 से 40 हो गया तो माइनस 8% ही ना बैंक लोन भी, बैंक लोन कितना 10,000 रुपये यहां से माइनस भी हो गया, दिस इज फाइन। अब जरा कैलकुलेशन देखते हैं। ओपनिंग डिबेंचर जो थे वो कितने के थे भाई, ओपनिंग डिबेंचर्स 1,50,000, ध्यान से सुना जरा, 1,50,000 का 8/100 इंटू 6/12, एवरीबडी इज ओके विद दिस। भाई डिबेंचर 1,50,000 कब तक रहे, अक्टूबर तक रहे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर हो गया फर्स्ट अक्टूबर तो बोल रहे इशू की डेट। उसके बाद ये कितने हो गए, उसके बाद कितने हो गए, 260 इंटू 8/100 इंटू 6/12, ऐसे एक तरीका कैलकुलेट करने का ये। दूसरा तरीका 1,50,000 पूरे साल के लिए निकाल लो और बाकी बचे हुए 1,10,000 रुपए 6 महीने के लिए निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है सभी को, कुछ भी कर सकते हैं, जो तरीका ठीक लगे। 3 तरीके सिखाए थे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के, कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके फाइन, बताओ वैल्यू कितनी आई, हाँ 16,400 पक्का से, ठीक है। तो हम यहाँ माइनस करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर 16,400 यहां से, और इधर भी लिख देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर 16,400, वहां ऊपर प्लस करना है, क्योंकि प्रॉफिट से माइनस होता है इसलिए प्लस कर दिया, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। अब जरा कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन किस पर, 8% लोन पर। भाई कितना था ओपनिंग में लोन, 50,000 का 8/100 इंटू 6/12, फिर वो लोन कितना हो गया 40,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, हो गया नहीं हुआ 6/12, ये क्या क्लियर है। दूसरा तरीका, आउट ऑफ 50 सिर्फ 40,000 पूरे साल आपके पास रहा था ना, उसपे पूरे साल का निकाल दीजिए और 10,000 पे 6 महीने का निकाल दीजिए। उस तरीके से मत जाइए, सीधा तरीका 50,000 कब तक था, पहले 6 महीने तक था, निकाल लीजिए। उसके बाद वो कितना हो गया 40 हो गया, फिर निकाल लीजिए व्हाट इज द इंटरेस्ट। क्या कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा पीछे से, मान्य, हाँ कितना इंटरेस्ट निकला 3600 ये लिखे यहाँ पर, माइनस इंटरेस्ट ऑन 8% बैंक लोन कितना हो गया जी 3600 रुपया हो गया, और लगे हाथ ये ऊपर भी चला जाएगा यहाँ पर क्या, प्लस इंटरेस्ट ऑन 8% बैंक लोन 3600 का। आपने लोन का अमाउंट बढ़ना घटना रिकॉर्ड करा फाइनेंसिंग में, डिबेंचर का बढ़ना घटना करा वहां पर, और उसके इंटरेस्ट को जो कि एडजस्टमेंट है वो 2 जगह गया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में और फाइनेंसिंग में।
ऐसे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दो जगह गया, ऊपर और कहा, नीचे। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। राहुल के तो खुशी के आंसू निकल आए, ठीक है, एनलाइटेड हो गया बनता। अगली एडजस्टमेंट, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर्स, इसी के लिए मैंने शुरू शुरू में आपको कंसेप्ट बताया था। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू ढूंढी है भाई, कितने दिख रही है? प्रेफरेंस शेयर्स दिख रहे हैं शेयर कैपिटल नोट्स में 3 लाख से घटकर कितने हो गए? 2 लाख हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, मैं इस जगह को हटा दूं, इसको हटा दूं कैलकुलेशन को। आई होप एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन नोट करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ नहीं आएगी, कहीं ऊपर नीचे दाएं मैं कहीं इस कैलकुलेशन को नोट करके क्या करूं? हट गया, ठीक है। अरे काम करो, वेर इज, सबने नोट कर लिया कैलकुलेशन को? चलिए इसे हटा देते हैं। दिस इज गॉन। मीनाक्षी अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिए। अब आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन अगर हो रहा है तो मैं यहां माइनस लिखूंगा, माइनस यहां लिखते हैं माइनस रिडम्पशन ऑफ कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है ये? 10% प्रेफरेंस शेयर्स। कितने से? 1 लाख से। एवरीबडी इज ओके विद दिस 1 लाख। और प्रीमियम कितना दे रहे हैं इसके रिडम्पशन पर? अबे यार 10, हाँ ये ब्रैकेट में होगा, ठीक है, दिस विल गो इन ब्रैकेट। और इस पर हम इंटर, इस पर प्रीमियम कितना दे रहे हैं? प्रीमियम यार एडजस्टमेंट पढ़ो ना, 5% यार, डिविडेंड दे रहे हैं 10%। नहीं नहीं, इसने बोला था, इसने, ये लड़का अफवाहें फैलाता है क्लास में। अरे भैया एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट में 5% लिखा है, 10% तो डिविडेंड का रेट है, मजाक नहीं, सुन लो। माइनस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 5%, 5,000 का सिर्फ, ब्रैकेट में कर दिया। कोई भी केस हो, फाइनेंसिंग आउटफ्लो तो होता ही है ये, मतलब 1 लाख के बदले में 1,05,000 जा रहे हैं। अब जरा ढूंढते हैं कि क्या ये ईयर बिगिनिंग में इशू के टाइम पे एडजस्ट हुआ था, या ईयर एंड में एडजस्ट हुआ था? ईयर एंड में से एडजस्ट हुआ था, क्या प्रीमियम से एडजस्ट हुआ था, या प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट हुआ था? जरा बैलेंस शीट देखो और मुझे बताओ। बैलेंस शीट देखो, नोट्स देखो, मुझे देख के बताओ क्या लिखा हुआ, कहीं कुछ? किससे माइनस हुआ? सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस हुआ। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से माइनस हुआ तो कैश फ्लो में कोई इंपैक्ट है? नहीं है। अगर प्रॉफिट से माइनस होता तो कैश फ्लो में क्या करते? एट किस जगह पे ऐड करते? इस जगह पे ऐड करते, इस जगह पे, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है जी। एक बार पेज नंबर 3 को जरा दोबारा से देख लें, पेज नंबर 3 को जस्ट ओपन अप। पेज नंबर 3 पे आपको दिख रहा होगा एक जगह पे लिखा हुआ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, और लिखा था सी पेज नंबर 4, दिखाया था, लिखा हुआ यहाँ पर। हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में इसको यहाँ डाला हुआ है। अरे यार, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आइटम, लास्ट आइटम दिख रहा है लिखा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि प्रीमियम अगर है तो सीधा यहीं डाल देंगे। ये प्रीमियम यहाँ कब आएगा? उसकी कंडीशन एक होती है कि अगर ईयर एंड पर इसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रॉफिट से निकाल कर चल रहे हैं तब, अदरवाइज नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम से चला गया तो नहीं आएगा। अगर ये ऑलरेडी जब जिस साल इशू हुआ तब हो गया तब भी नहीं आएगा। तब आएगा कौन सी जगह पे? सिर्फ फाइनेंसिंग पे। ठीक है। और जरा पेज नंबर 4 के बाद, पेज नंबर 3 के बाद 4 नंबर पेज पे चलिए जरा।
पेज नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा ध्यान से, नीचे देखिए। रिडम्पशन रिपेमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन, दिखा हुआ ना यहाँ पर। मतलब जब आप किसी का रिडम्पशन करते हैं उस पर अगर प्रीमियम पे करते हैं तो वो भी क्या होगा, आपका फाइनेंसिंग से आउटफ्लो हो जाएगा। और नीचे नोट्स में तो बता ही रखा आपको क्या कहानी है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब आप समझ पाए होंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस होने का मतलब क्या है, कि कैश फ्लो में इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं जाना है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो घट गया, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम की वैल्यू कितनी देर की आपके पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था, 5,000 था ना। और 5,000 का, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 का था, 10,000 से घट के कितना रह गया ये, 5,000। 5,000। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पिछले साल कुछ नहीं था और सिक्योरिटीज प्रीमियम इस साल 10,000 का हो गया, तो क्या हमारा प्रीमियम इशू नहीं था कहीं किसी पॉइंट पे, था या नहीं था? आपके पास पिछले साल सिक्योरिटीज प्रीमियम है ही नहीं, इस साल सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 दिख रहा है, उसमें से ये लॉस भी राइट ऑफ हो रहा है आपका। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की ओरिजिनल वैल्यू तो 10,000 ही थी। जब पिछले साल वैल्यू 0 है और इस साल 10,000 दिख रहा है, उसमें से राइट ऑफ करना अलग कहानी है। जैसे याद करते थे ना हम लोग, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो पहले क्या करते थे, प्रीमियम में से लॉस को राइट ऑफ करते थे, यही तो करते थे, शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा। अब मुझे बताइए इशू क्या चीज हुई है आपकी, क्या आपके डिबेंचर इशू हुए थे, क्या आपके शेयर इशू हुए थे, क्या इशू हुआ था, देखिए जरा। देखो भैया, डिबेंचर तो आपके इशू हुए थे और शेयर्स भी आपके क्या हुए थे, इशू हुए थे ना, नहीं हुए थे? डिबेंचर भी इशू हुए थे, शेयर भी इशू हुए थे, और प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम हुए थे, और बैंक लोन तो प्रीमियम पे जाता ही नहीं है। तो मैं मान सकता हूं कि ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10,000 मेरा बढ़ा है, या तो डिबेंचर पे बढ़ा होगा या किस पे बढ़ा होगा, शेयर पे बढ़ा होगा। और अगर हमें डिबेंचर पर या शेयर के इशू पे प्रीमियम मिलता है तो वो भी फाइनेंसिंग का क्या कहलाता है, इनफ्लो। आउटफ्लो कैसे हो गया? तो यहाँ पर, यहाँ प्लस, पर इक्विटी शेयर कहाँ लिखे हैं अभी हमने, इक्विटी शेयर तो लिखे ही नहीं है ना अभी, नहीं लिखे थे ना, तो इक्विटी शेयर भी लिख लीजिए। 450 से कितने हो गए वो, 550 प्लस, प्लस क्या कर लेंगे, इक्विटी शेयर्स, क्योंकि जब इनका कर रहे हैं हिसाब किताब तो इसका भी कर लीजिए। कितना इक्विटी शेयर कितना बढ़ रहा है बताइए, 1,00,000 बढ़ रहा है। और यहाँ प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख दीजिए, कितने का, 10,000 का। क्यों लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 का, बताइए मुझे, कोई रीजन बताइए क्यों लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 का। अब ये प्रीमियम मुझे क्लियर नहीं है कि क्या डिबेंचर पे था या शेयर पे था, इसलिए मैंने लिख के छोड़ दिया। फाइनेंसिंग का इन्फ्लो तो हुआ, मतलब मैंने डिबेंचर इशू करेंगे तो 10,000 ज्यादा मिले होंगे, या मैंने शेयर इशू करेंगे तो 10,000 ज्यादा मिले होंगे, है तो फाइनेंसिंग का इन्फ्लो। और कैसे पता लगाया, आपके क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 था, उसमें से हमने माइनस क्या कर दिया, 5,000 रुपए, कौन सा वाला, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स, वो माइनस कर दिया। इज इट क्लियर, यहाँ तक ठीक है कहानी, ठीक है, चलिए। और ये जो 10,000 रुपए का प्रीमियम बढ़ा है, ये ऑब्वियसली फाइनेंसिंग का इन्फ्लो है, या तो डिबेंचर पे बढ़ा होगा या शेयर पे बढ़ा होगा, इसलिए लिख दिया। एडजस्टमेंट्स की फॉर्म थी, इंप्लाइड एडजस्टमेंट थी, हिडन एडजस्टमेंट थी, ठीक है। टेढ़ा क्वेश्चन है ये, पर कर लेंगे इसको। बोलो, किसी को बोलो, तुम हाथ खड़ा कर रहे हो, आगे चलते हैं। ये सब होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, ठीक है जी, लेट अस टेक द क्वेश्चन। और अब हम, अच्छा एक चीज और देख के चल रहे हैं जरा, क्या मुझे बताइए, 10% प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड देना चाहिए मुझे, कायदे से देना चाहिए? हाँ, नहीं इक्विटी में कहाँ लिखा है डिविडेंड, क्वेश्चन में डिविडेंड कहाँ लिखा है, पहले बताइए मुझे। अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं डिविडेंड शब्द यूज होता, अगर लिखा होता कि सिर्फ डिविडेंड पेड, तो कुछ नहीं करते, वो इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग होता है। इस पॉइंट को मैं सबसे लास्ट में चलूंगा, पहले हम अब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने उस पॉइंट को अभी छोड़ दिया, ठीक है, उसको हम लास्ट में अटेंड करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। अब शुरू हो जाइए। सबसे पहले शेयर कैपिटल पे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में इक्विटी प्रेफरेंस हम कर चुके हैं, विद एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। रिजर्व सरप्लस है नोट नंबर 2, रिजर्व सरप्लस से क्या है, नोट नंबर 2 है। बताइए रिजर्व सरप्लस में नोट नंबर 2 क्या कहता है, बताइए। रिजर्व सरप्लस में नोट नंबर 2 क्या कहता है? अरे एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की बात कर रहा है, दूसरी किसकी बात कर रहा है, वो जनरल रिजर्व की बात कर रहा है, ठीक है। तो रुक जाइए, देखिए ये हम वर्किंग नोट में यहाँ पर
ये हमने लिखा था क्या, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और प्लस हमने क्या कर दिया था, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितने का प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड किया था बताइए, हाँ 45,000 रुपीज का। अब बारी आ गई इसको भी लिखने के लिए। जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी हो रही है, जनरल रिजर्व कितने का 120 से 150 हो गया, तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हो गया, प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना हो गया है 30,000। एवरीबॉडी इज ओके। और नीचे देख रखा पहले, पिछले साल था लॉस, पिछले साल, सुनो पिछले साल था लॉस, हाँ मैं बता रहा हूँ करके दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। पिछले साल था लॉस 120 का, इस साल हो गया प्रॉफिट 150 का। और आपको मालूम है हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं करंट ईयर 150 माइनस माइनस 120 140। तो बताइए आपने कितना कमाया इस साल, कितना, 2,90,000। क्या समझ पाए इस बात को आप, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखा है मैंने। पिछले साल था लॉस, तो पहले लॉस को पूरा करा वो 140, और फिर 150 का प्रॉफिट, तो आपने टोटल प्रॉफिट 290 का कमाया। इसको लिखने का तरीका होता है करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर पॉजिटिव माइनस माइनस, तो आपको क्या आ गया 290 का आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। बताइए सिटी बाबा, ठीक है जी। चले आगे थोड़ा सा, रिजर्व सरप्लस वाला पार्ट खत्म हो गया, तुम नहीं समझ पा रहे हो कुछ, क्या दिक्कत है, अच्छा रिजर्व सरप्लस वाला पार्ट खत्म हो गया। 8% डिबेंचर ये भी खत्म कर लिया, बैंक लोन ये भी खत्म कर दिया, ट्रेड पेबल्स बढ़ गए हैं 10,000 से। भाई मेरे से पूछो क्या दिक्कत है, ट्रेड पेबल बढ़ गए, ट्रेड पेबल बढ़ना इधर, कितने से बढ़ गए ट्रेड पेबल बताइए, 10,000 से। इनर मोस्ट कॉलम में रख रहा हूं मैं, इसमें मत डालना, इनर मोस्ट में। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, ट्रेड पेबल बढ़ने के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नंबर 3। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 40 से घटकर कितनी हो गई है, गुडविल की वैल्यू घट गई, तो लिखेंगे क्या, प्लस गुडविल अमोर्टाइज कितने से, 25,000 से। क्लियर है भाई, गुडविल की वैल्यू कम हो गई आपकी, कितना, 40 से कितनी हो गई है गुडविल की वैल्यू आपकी, 25,000 कम हो गया। अच्छा जी, नहीं, हाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 80 से 1,25,000 हो गए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो क्या करेंगे माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने के, 45,000 के। इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो हो चुका है। और थोड़ा आगे चलते हैं हम, करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसको टच नहीं करेंगे। और इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेंट्री का बढ़ना क्या होता है भाई, माइनस, कितनी बढ़ गई इन्वेंट्री की वैल्यू देखें, इन्वेंट्री था आपके पास कितने का, 95,000। यहाँ इस जगह पे ब्रैकेट में लिख देंगे 95,000, पुट दैट इन ब्रैकेट। और आगे चलते हैं, ट्रेड रिसीवर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, सारे आइटम हमारे हो चुके हैं। ठीक है जी, क्या बोल रहे हो, अब मैं रुका हुआ हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, आप नोट करिए सारी चीजों को, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। व्हेन सारे आइटम जा चुके हैं, एक मैंने कहा था आपको डिविडेंड पर, डिविडेंड जो है, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, उसको मैंने होल्ड रखा हुआ है अभी, ठीक है। आपकी बुक ने प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड नहीं दिया, आप दे सकते हैं क्योंकि इंप्लाइड एडजस्टमेंट है। अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं वैसे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए, व्हाट इज दिस फाइनल वैल्यू हियर, ये वैल्यू कितनी आई आपके पास, 0,005, 9 4 13 और 3 16, 365। तो आई राइट 365 ईयर। इसका टोटल बताइए कितना हो गया, इसका टोटल कितना हुआ, 0,0,0, 6 और 1 7 और 3 10 और 5 15, 1 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12, 1 25। ये वैल्यू हो गई नील, ये वैल्यू हो गई कितनी, ये वैल्यू यहाँ पर नीचे लाइन डालेंगे, ये कितना हो गया 0,0,0, 5 और 5 10, 6 1 7 और 2 9 और 3 1 490, ये 10,000 हो गया। डैश करके इसको बाहर ले आइए, इसको 95,000,
ब्रैकेट में 490 यानी कि 4 लाख 5 लाख 5 लाख में से 95,000 माइनस करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? बताओ भाई। 4,05,000। ठीक है जी, ये अंडरलाइन कर दिया। इसमें से मैं कितना माइनस कर दूं? 35,000, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 3,70,000। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, क्या आया ये? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो क्या बोलूंगा? नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। आउटर कॉलम में डाल। अच्छा, कैश फ्लो कर देंगे। पॉजिटिव है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आउटर कॉलम में डाल दिया, ठीक है जी। इस पर आ जाते हैं। इसका टोटल बताइए कितना आया? 3,85,000 में से मैंने माइनस कर दिया कितना? 20, तो 365। पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे इस पे हम लोग? कितना लिखेंगे इसको? नेट नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसको आउटर कॉलम में डाल देंगे 365 ब्रैकेट में लिख। ये वाला टोटल कितना आ रहा है बताइए? व्हाट इज दिस टोटल? कितना टोटल आ रहा है ये? कोई बताइए व्हाट इज दिस टोटल? 1, 2 लाख, 2,10,000 पॉजिटिव है। 1, 10, 15 और 16 और 3, 19 और 1, 20, 135। कितना टोटल है? डिफरेंस देखिए जरा। 85,000 पॉजिटिव है नेगेटिव? 75 कैसे भाई? अरे 1 लाख, 2 लाख, 2,20,000 और फिर कितना हो गया? 1,15,000 ये और 20,000, 1,35,000। 220 और 135 माइनस करेगा तो कितना आता है? 85। अच्छा गालियां मत दो एक दूसरे को भाई। अरे ठीक है भाई, इट्स नॉट एन अकम्पलिशमेंट। टोटली तो किया है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कितना कितना हो गया टोटल ये? पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव था नेगेटिव था? पॉजिटिव। नेगेटिव। क्या लिखेंगे? हाँ नेगेटिव। कौन बोला? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 85,000 आउटर कॉलम में रख दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब मुझे बताइए 370 और 85 का टोटल, उसमें से 365 माइनस करो, व्हाट यू विल गेट? कितना आ रहा है? कितनी वैल्यू आ रही है? क्या वैल्यू आ रही है बताइए? अरे भाई 4,55,000 में से 365 माइनस करूंगा, कितना आएगा? 90,000। ये 90,000 हमारे पास क्या है यहाँ? पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्या लिखेंगे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द current year। 90,000 प्लस opening cash and cash equivalents। opening cash and cash equivalents। opening cash and cash equivalent के अंदर क्या क्या चीजें थी? बताइए क्या क्या चीजें थी opening cash and cash equivalent में? एक तो आपने करंट इन्वेस्टमेंट्स की ओपनिंग वैल्यू लिखी है। कितनी है? 15,000। और जो ओरिजिनल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो कितने के हैं? 25,000 के। टोटल कितना? 2 और 3, 40,000। ये कितना बनता? 130। जरा देखें क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जरा देखिए, ये अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बताइए क्लोजिंग के करंट इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? करंट इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग के कोई बताए मुझे? हाँ 5,000 के। और ओरिजिनल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग कितने के हैं? 1,25,000।
सो क्या आपकी वैल्यू वेरीफाई हो रही है? हो रही है, आपकी वैल्यू वेरीफाई हो रही है, एंड दिस इज योर आंसर। बड़े एडजस्टमेंट्स और लेके चलते हैं और आप उसको कर पाएंगे। अब अपने नोट्स निकाल लीजिए। अब हमारे पास टाइम आ गया कि जो सम मोर एडजस्टमेंट्स है ना उनको देखने का। कोई व्यक्ति ऐसा है जो नील बटा सन्नाटा है इस चैप्टर में अभी तक? क्यों? प्रैक्टिस करेंगे बैठ के पीछे, सबको जाना है एक दिन। पता क्या होता है, जो सब्जेक्ट में आसान लगता है उसमें ज्यादा पढ़ने का मन करता है, और जो सब्जेक्ट मुश्किल होता है उसको कहता है छोड़ यार देख लेंगे। लेट अस गो टू पेज नंबर 9। मीनाक्षी, पेज नंबर 9। आपके पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है, ध्यान से देखिएगा। डेटर्स थे 1 लाख से 2 लाख, और प्रोविजन फॉर बैड डेट थे 10,000 से कितना, 20,000। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। दिख रही होगी शायद सभी को यहाँ पर ये। अरे पेज नंबर 9 पर सबसे लास्ट राइट हैंड साइड पे। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? देखिए क्या लिखा है, 1 लाख से 2 लाख। अरे तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो सुन लो ना बात को आप। 1 लाख से 2 लाख रुपया हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 50 से 1 लाख हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, ड्यूरिंग द करंट ईयर प्रॉफिट 50,000 का हो गया। और 1 लाख से 2 लाख डेटर, इसका मतलब क्या हो गया कि इंक्रीज इन करंट एसेट से क्या कर देंगे हम, सीधा माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट जो 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गए, ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी की तरह क्या कर देंगे उसे ऐसा करने होते हैं हम लोग। लेकिन समझिए, कई बार क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट दे रखा होता है। इफ नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन एंड ऑल द डेटर्स आर नॉट गुड, ऐसा कुछ अगर लिखा हुआ आ जाए तो रूटीन ट्रीटमेंट है। क्या रूटीन ट्रीटमेंट है भाई? डेटर की इंक्रीज को माइनस कर देंगे, और प्रोविजन फॉर बैड डेट की इंक्रीज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी तो है ही आपके लिए। अरे प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होता है वो लायबिलिटी साइड का आइटम होता है, एसेट्स में डालते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। चैप्टर 1 में सिखाया था, डेटर के साथ प्रोविजन का प्रेजेंटेशन, मशीनरी के साथ प्रोविजन डिप्रेशन का प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है। प्रोविजन को लायबिलिटी में दिखाओ, एसेट्स को एसेट्स में दिखाओ, या प्रोविजन को उठाकर एसेट्स में से माइनस करके दिखाओ। ये चैप्टर 1 में पढ़ा था, और आपको वैसे भी मालूम है, बचपन से पढ़ते आए हैं। परेशानी कब होती है, जब लिखा रहता है क्या, ऑल द डेटर्स आर व्हाट, गुड। याद है पार्टनरशिप में भी ये ट्रीटमेंट होता था। जब सारे के सारे डेटर गुड हो जाते थे तो क्या करते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होता था आपके लिए क्या बन जाता था, गेन बन जाता था, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में डाल देते थे। यहाँ भी देखिए, कहते हैं कि इफ ऑल द डेटर आर गुड, केस नंबर 1 तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, केस बी, if all the debtors are good, it means the debtors are likely to be realized in full, and hence for the current year provision for doubtful debt will be of no use। क्या ऐसा होगा कि आपके डेटर सारे डाउटफुल ना रहे, सारे के सारे होगा कभी ऐसा? एक्सेप्शनल सिचुएशन में होता है ऐसा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में होता है ऐसा। तो समझ जाइए अब क्या करना है, आइए देखते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम क्या करेंगे, इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह जोड़ देंगे। 10,000 जो है, 10,000 को किस तरह से जोड़ देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये जो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, कौन सा वाला, ये जो इंक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स था, इसको उसके रूटीन ट्रीटमेंट की तरह चलेंगे। सन्ड्री डेटर को रूटीन ट्रीटमेंट है, इंक्रीज हो गया तो माइनस, डिक्रीज हो गया तो प्लस। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करिए, इंक्रीज प्लस, डिक्रीज माइनस। लेकिन अगर बोल दिया सारे के सारे डेटर क्या हो गए, बैड डेट हो गए, तो इसे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह ऊपर क्या कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे, उस तरह से, ठीक है। उस तरह से एडजस्ट करना है इसको, ठीक। अच्छा एक बात समझना आप, अगर ये आइटम आपकी बैलेंस शीट के अंदर ही गिवन है तो सिर्फ एक ही जगह जाना है, कहाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह प्लस कर दिया। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दे रखा होता है तो तब क्या करते, ऊपर प्लस भी करते, और नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कर रहे हैं ना वहां पर जाके माइनस भी करते, ऐसा करके, या ऊपर माइनस करते नीचे प्लस भी करते। तो अब क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर है तो वील प्लेस इट एट ओनली वन प्लेस, वैसा करके हम हिसाब बना देते। ये ट्रीटमेंट खत्म हो गया। थोड़ा और आगे चलते हैं। इस ट्रीटमेंट में कोई डाउट तो नहीं था किसी को, कैसे ट्रीट करना है इसको, इज दैट ओके विद एवरीवन? अरे बोलो भाई, ऑनलाइन वाले मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस सर। अच्छा, आ जाइए नीचे, बड़ा अच्छा एडजस्टमेंट है आपके पास। नोट्स पढ़िए सीधा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है इस साल का,
कोई भी मुझे बता दीजिए ऑनलाइन में, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर? पिछले साल था नेगेटिव, इस साल था पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन? बता बेटा कितना प्रॉफिट है? 150. 1,50,000। कैसे? करंट ईयर माइनस माइनस 1,50,000, दैट्स क्लियर। गुडविल की वैल्यू 1,00,000 से 90,000 होगी, क्या करेंगे इसका? Amortize. गुडविल अमोर्टाइज, बिल्कुल सही है। कॉपीराइट की वैल्यू 90 से 110 होगी, क्या करेंगे इसका? इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, परचेज कर लिया, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, क्या बोलकर? परचेज ऑफ नॉन करंट या परचेज ऑफ कॉपीराइट। ठीक है जी। पेटेंट की वैल्यू थी अंडा, और पेटेंट की वैल्यू कितनी होगी? 40,000। इसका मतलब क्या है? परचेज ऑफ पेटेंट, बट एक एडजस्टमेंट दे रखिए नीचे कि पेटेंट अमोर्टाइज ड्यूरिंग द ईयर वर ₹20,000। पेटेंट अमोर्टाइज ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000। तो आप कैसे करते हैं इसको? दो तरह से करते हैं, समझिए। या तो पेटेंट 0 था, 40 की क्लोजिंग वैल्यू है, ड्यूरिंग द अमोर्टाइज 20,000 हुआ, तो पेटेंट खरीदा कितने का? 60,000 का। नहीं समझ में आता? नहीं समझ में आता तो क्या करेंगे? देखिए, आप बना लीजिए पेटेंट अकाउंट। पेटेंट अकाउंट बना लिया ऐसे, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। पेटेंट की बैलेंस बीडी नील, देयर इज नो बैलेंस बीडी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर अमोर्टाइज्ड कितना हो गया था? 20,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। बैलेंस सीडी कितने का है? 40,000 का। तो भाई टोटल कितना हो गया? 60,000। टोटल कितना हो गया? 60,000। तो 60,000 क्या हो गया? बैंक बोलकर परचेज कितने का? 60,000। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। ये अमोर्टाइज कहाँ चले जाएगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जुड़ जाएगा। और ये जो परचेज 60,000 की कहाँ चली जाएगी? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। क्लियर है? तो प्राइमा फेसा बच्चा क्या समझता है? 0 से 40 हो गया, तो ऑपरेटिंग का इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो कितना हो गया? नहीं, रिटर्न ऑफ भी हुआ है, अमोर्टाइज भी हुआ है। अमोर्टाइज हुआ है तो उसको ऐसे ट्रीट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन नाउ, ये वाला पार्ट। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सॉल्यूशन दे रखा है। अब आई बड़ी अच्छी सी चीज, यहां देखिए, इस पर भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है और उन्हें समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। आपके पास एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि शेयर कैपिटल की वैल्यू आपको गिवन है। यहां पर देखेंगे जरा, यहाँ नीचे, सबसे नीचे, पेज नंबर 10 पे नीचे, शेयर कैपिटल 10 लाख से 15 लाख हो गई, और रिजर्व्स 8 लाख से घटकर 3 लाख रह गए भाई, यानी कि डिक्रीज इन रिजर्व है। अगर कभी डिक्रीज इन रिजर्व आता है तो वहां जहां लिखते हैं ना ऊपर, वहां ब्रैकेट में लिख दीजिए, उसको क्या परेशानी है? यू कैन राइट इट, पर समझिए तो सही कि ब्रैकेट में क्यों लिख रहा है, ये डिक्रीज क्यों हो रहा है। अब ये एडजस्टमेंट क्या कहती है आपसे यहाँ पर? सी द एडजस्टमेंट हियर, इट सेज कि ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपनी इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। 2:1 का मतलब क्या हुआ, समझिए जरा। आइए दिखाता हूं मैं क्या मतलब है इसका। पहले मुझे बताइए कि आपके पास शेयर्स की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में? कोई मुझे बताएगा शेयर्स की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग वैल्यू? 10 लाख। यानी कि 31 मार्च 2022 को और 31 मार्च 2023 को ये वैल्यू 10 लाख थी ओपनिंग, और साल के आखिर में कितनी हो गई? 15 लाख शेयर कैपिटल। ठीक है जी। रिजर्व्स कितने के थे? रिजर्व्स पहले कितने के थे? 8 लाख के। अब रिजर्व कितने के रह गए? 3 लाख के। ऐसे कहानी आपके पास है, समझिए। ये कहता है कि हम 2:1 की रेशो में क्या देंगे? बोनस शेयर, यानी जिसके पास 2 शेयर से एक बोनस शेयर देंगे। तो इफ 2 शेयर होल्ड, तो बोनस शेयर कितना? एक है तो कितना होगा? हाफ। और अगर आपके पास कितने 10 लाख शेयर्स थे, तो आपको कितने के बोनस शेयर मिलेंगे? 5 लाख के मिलेंगे। और बोनस शेयर इशू करने के लिए हम रिजर्व यूज करते हैं। तो मुझे बताइए, जो 8 लाख से 5 लाख यूज हुआ वो किस वजह से हुआ? बोनस शेयर की वजह से हुआ। यानी कि डिक्रीज इन रिजर्व में देयर इज नो कैश फ्लो, और बोनस शेयर के इशू में भी देयर इज नो कैश फ्लो। हुआ कोई कैश फ्लो? हमने तो रिजर्व के थ्रू क्या कर दिया? बोनस शेयर इशू कर दिए। तो ये कैश फ्लो में कहीं जाएगा ही नहीं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। नहीं नहीं, मैं इसको बदल सकता हूं। देखो, मैं दूसरा दिखाता हूं अब आपको। अगर मैं रेशो कर दूं कितने की? ये 2.5:1, तो क्या हो जाएगा? 2.5 ये। ठीक है।
तो ये कितना हो जाता बताइए अब, कितना हो जाता? हाँ, कितना होता? 4 लाख। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब 10 से 15 लाख जो हुए, उसमें से 4 लाख किसकी वजह से हुए? ठीक है, और ये 8 लाख से 5 लाख, 1 लाख, 8 लाख में से मैं 4 लाख माइनस करूंगा तो यहाँ वैल्यू कितनी, 4 आनी चाहिए थी ना फिर तो, इसलिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत हो जाएगी। नहीं, मैंने इसका पार्ट अगले वाले क्वेश्चन में लिख रखा है, वो मैंने अगले वाले पार्ट में दिखाया। ठीक है, इस वाले पार्ट को देख लीजिए आप। क्या किया आपने, कैसे किया देखिए, आपने ऐसा किया कि इफ 2 शेयर्स हेल्ड देन बोनस शेयर्स कितने दिया आपने, 1। इफ 1 शेयर हेल्ड देन बोनस शेयर इज 1/2। इफ 10 लाख शेयर्स हेल्ड तो कितना हो गया, 1/2 इंटू 10 लाख। तब आपने बोनस शेयर कितने दे दिए, 5 लाख के, और ये 5 लाख कम। कैश फ्लो में कोई इंपैक्ट कहीं नहीं जाना, ना शेयर इशू का कोई इंपैक्ट जाना है, फाइनेंसिंग में कुछ नहीं लिखे, कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं ना। ऑनलाइन में क्लियर है एवरीबॉडी अबाउट दिस? देखिए, ये देखिए, तो here increase in equity share capital is due to issue of bonus shares. Reserves are being used to issue the bonus shares. Hence transaction will not be recorded while preparing क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका कहीं रोल होना ही नहीं। दूसरा एग्जांपल चलिए आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी बार ये कैपिटल कितनी बढ़ गई, 10 से कितनी बढ़ गई, 18 लाख। 10 से 18 लाख हो गया, करेक्ट। दिस इज 10 to 18 लाख। और ये आपका बोनस रिजर्व जो है 8 से 3 लाख ही हो रहे हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ भाई, ये 10 से 18 बढ़ गया, बोनस शेयर कितना, तो 5 लाख ही तो बोनस शेयर थे सिर्फ, बाकी के 3 लाख क्या हुए, ऑर्डिनरी इशू ऑफ शेयर है। रिजर्व की वैल्यू कितनी कम हो रही है, 5 लाख कम हो रही है, बोनस शेयर का हिसाब तो यहां से सेटल हो गया, रिजर्व की डिक्रीज का कुछ नहीं करना। लेकिन ये 10 से जो 18 हो गया है, 5 लाख तो कैश फ्लो में नहीं जाएगा ना, पर बाकी का 3 लाख तो कैश फ्लो में जाएगा, उसे फाइनेंसिंग का इनफ्लो की तरह ट्रीट कर लेंगे हम। ऐसा भी हो जाता है। तो ये रेशो 3:1 भी हो सकती है, 5:1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब जैसा वो क्वेश्चन राहुल चाहता था वैसा मैं फ्रेम कर रहा हूं। देखिए कि आपने बोनस शेयर किस रेशो में दे रहे हैं, आप बोनस शेयर जो इशू कर रहे हैं वो दे रहे हैं कौन से रेशो में, सपोज 5:1 की रेशो में, और ये हमारे पास कितना था, सपोज ये 15 लाख ही था। तो बोनस शेयर 5:1 के रेशो में जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू कितना हो जाएगा, 10 लाख। वैल्यू कितनी जाएगी, 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की वैल्यू जाएगी। ठीक है जी। अब आप देखिए जरा यहां से, 10 से 5 हो गया, 10 से 15 लाख हुआ ना। फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स प्लस करके, कितने शेयर इशू लिखेंगे आप बताइए, आपके तो सिर्फ रिजर्व से कितने जा रहे हैं, तो 10 से 15 जो हैं, 2 लाख की तो एंट्री नहीं करनी है, इशू कितने का होगा, 3 लाख का ना, तो 3 लाख का इशू ऑफ शेयर्स आ गया, 3 लाख का। रिजर्व 8 से घटकर कितना हो गया है, 5 लाख घटा ना रिजर्व, तो आपका एक्चुअल रिजर्व कितना घटा, सिर्फ 2 लाख ही तो घटा था बोनस वाला, उसको तो टच नहीं करेंगे। लेकिन बाकी का जो टच किया हुआ रिजर्व 3 लाख है, उसका क्या करूंगा, नहीं बेटा नहीं, उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या करेंगे, डिक्रीज इन रिजर्व करके, कितना डिक्रीज इन रिजर्व करके कितना लिख देंगे आप उस जगह पे, कितना डिक्रीज इन रिजर्व, 3 लाख का, तब उसका ट्रीटमेंट होगा। बोनस वाले ट्रीटमेंट को आप एडजस्ट नहीं करेंगे। दैट इज द, ये छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का आपके आने के चांसेस बनते हैं। आई होप ऑनलाइन में एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक और एडजस्टमेंट देखते हैं आगे चल के। अब आ जाते हैं आप किस पर, इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट है। जरा ध्यान से देखेंगे, इसको करते समय फिर तकलीफ होती है लोगों को, क्योंकि लोगों को कंसेप्ट ध्यान नहीं रहता है। वो जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था ना आपको, जो 55 का रहा था, उसमें अगर हम डिविडेंड का ट्रीटमेंट करते तो क्या करते हैं, डिविडेंड का ट्रीटमेंट निकाल लेते, डिविडेंड फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में डाल देते और ऑपरेटिंग के पेमेंट में उसको ऐड कर देते और खत्म। तब आपका ऑपरेटिंग आंसर भी बदल जाता और फाइनेंसिंग आंसर भी बदलता, लेकिन आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सेम रहता, क्योंकि एक जगह प्लस और एक जगह माइनस और इफेक्ट तो बराबर ही रहना था उसका। तब भी ऐसे होता, लेकिन ऑपरेटिंग का टोटल बदल जाता और फाइनेंसिंग का टोटल बदल जाता, बाकी आपका आंसर सेम रहता। आप नोट लिख देते कि डिविडेंड, पर ऐसा मत करिए,
नोट लिख दीजिए, सिंस नो इंस्ट्रक्शन अबाउट प्रेफरेंस डिविडेंड इग्नोर्ड। नोट लिख के आपकी थोड़ी सी चीजें बच जाती हैं। आगे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से बढ़कर कितनी हो गई है, 3 लाख हो गई है। क्या कहलाएगा बताइए, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अबे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। और ये इन्वेस्टमेंट कब खरीदे थे आपने, साल के आखिर में। तो इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे लगेगा, ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे, ओपनिंग पे। यानी कि 10% होगा 20,000। क्लियर है, इट इज इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। 10% कितना होगा, 20,000 होगा। और ऐसा करके हम पूरी क्लास का 5 मिनट 10 मिनट खराब करते हैं। 20,000 रुपए का जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्या ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पर प्रॉफिट में तो जुड़ी होगी। तो क्या करेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट में माइनस करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिडक्ट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट में कितना, 20,000। और फाइनेंस इन्वेस्टिंग के अंदर ऐड कर देंगे इंटरेस्ट और डिडक्ट कर देंगे क्या, परचेस। ट्रीटमेंट इज डन। सबको ठीक लग रहा है, ये लग रहा है ठीक? अच्छा, ऑनलाइन में भी नीचे आ जाते हैं। अब आइए मजेदार चीज आई। अब मजेदार चीज क्या आ रही है आपके सामने, देखिए कि आपके पास 2 लाख से घटकर इन्वेस्टमेंट कितने रह गए, 180 के। अब आपके पास क्वेश्चन उठेगा कि भाई इंटरेस्ट हम 2 लाख पे निकाले, 180 पे। इसके नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर है तो बिगिनिंग पे लगेगा इंटरेस्ट। 10% 2 लाख का 20,000 बनेगा। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जोड़ना चाहिए था, माइनस प्लस करना, माइनस करना चाहिए था, और इन्वेस्टिंग के अंदर जाके माइनस करना चाहिए, ये तो करना चाहिए था। लेकिन एक स्यापा डाल दिया अदर करंट एसेट्स के अंदर कि भैया एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 6,000 का है। मतलब 20,000 में से हमें मिला कितना, सिर्फ 14,000 मिला। कितना नहीं मिला, 6,000 नहीं मिला। ठीक है, क्या करेंगे, आइए देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 20,000, एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल ड्यू तो हो ही गया होगा। अब चाहे रिसीव हो ना हो, ड्यू तो हो गया होगा। ड्यू हो गया होगा तो प्रॉफिट में जुड़ गया होगा। तो प्रॉफिट से कितना माइनस करेंगे, सिर्फ 20,000। पूरा 20,000 प्रॉफिट में। प्रॉफिट में जोड़ने के लिए आपको रिसीव की जरूरत नहीं पड़ती है, ड्यू होते ही आप प्रॉफिट से उससे क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट से माइनस कितना करेंगे, 20,000। इन्वेस्टिंग के अंदर चले जाइए। इन्वेस्टिंग के अंदर इनफ्लो कितने का है एक्चुअल में, 20 माइनस 6। इन्वेस्टिंग का इनफ्लो कितने का है, कितने का, 14,000 का। ठीक है, और वो जो 20,000 की सेल हुई उसे तो ऐड करना ही करना है। इस पर इंपॉर्टेंट लगाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट, जब रिवीजन करने जाए ध्यान से देखेंगे। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, इसे करंट एसेट्स की इंक्रीज की तरह माइनस कर देते हैं। नहीं करेंगे ऐसा। भाई करंट एसेट्स की इंक्रीज दिख तो रही है, अदर करंट एसेट्स, इसको करंट एसेट्स की इंक्रीज की तरह माइनस नहीं करेंगे। एक जगह जाएगा, कहां पर, ये इन्वेस्टिंग के अंदर आपके आउटफ्लो को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। देखो उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऊपर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट माइनस किया था, नीचे जाके प्लस करा था ना 20,000। लेकिन जब मिला ही 14,000 मेरा, तो कैश फ्लो तो मेरा 14,000 का बनेगा ना, 20 का थोड़ी बनेगा। उसको निकालने के लिए हमने क्या करा, 20 माइनस ये जो एक्रूड था वो करा। और ये एक जगह यूज होना था, वो इन्वेस्टिंग में यूज हो गया, इसलिए इसे ऑपरेटिंग के अंदर नहीं डालेंगे। लोग इसे ऑपरेटिंग के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि मैंने रूल बता रखा है कि इंक्रीज इन ऑपरेटिंग, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए। वहां नहीं, ऑपरेटिंग में माइनस नहीं होना। इसे इसे कहाँ जाएंगे आप, इन्वेस्टिंग में जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000, वहां से माइनस करेंगे 6,000, तब जाके। अच्छा अगर लिखा रहता एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, तब क्या करता मैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट में पूरा 20, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या करता, 20 माइनस 10, 10,000। अगर कहता एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 18,000, तब क्या करता, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट में पूरा 20,000, यहाँ 20 माइनस 18, 2,000। और अगर पूरा ही एक्रूड होता तो, पूरा ही एक्रूड होता तो एडजस्टमेंट में, तो क्या करता, समझ रहे हो? नहीं, रुको जरा। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट में क्या करता मैं, ऊपर ऐड कर देता। ठीक है जी। और इधर इन्वेस्टिंग के अंदर कितना, 20 माइनस 20, अंडा, बचता नहीं कुछ। गॉट इट, इज इट ओके? इस तरह से ट्रीट करते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं।
हाँ, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे ख्याल से आपकी बुक से हट गया होगा। देखिए आपके पास लिखा हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट 90 से 80 हो चुका है और इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 2023। तो आपको जो इंटरेस्ट निकालना है वो कौन सी वैल्यू पे निकालना है? ओपनिंग वैल्यू पे निकालना है, क्योंकि साल के आखिर में हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा आपका? हालांकि अरे यहाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट नहीं कर रखी है, कर दीजिए इस पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट कर दीजिए इस पे। आप अपने आप कर लेना, मैंने हटा दिया, मैंने मतलब नहीं रखा हुआ, मैं रिवाइज में डाल दूंगा, आप इसको कर सकते हैं अपने आप। मालूम है ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? कितना, 9,000 रुपये निकलेगा ना, 90,000 का 10%। इसको छोड़ देते, कंसेप्ट समझिए यहाँ पर। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर चले गए, रिजर्व एंड सरप्लस 0 था, रिजर्व एंड सरप्लस 10,000 बन गया, और क्या लिखा हुआ है? कैपिटल रिजर्व्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट बेचा उस पर जो प्रॉफिट हुआ उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में न ले जाके आपने सीधा कहां डाल दिया? कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, क्योंकि वो कैपिटल गेन था। तो सीधा तरीका ये होता है कि आप उसे उठाइए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डालिए, वहां से उसका क्या बनाइए? कैपिटल रिजर्व बनाइए। इन्होंने ऐसा नहीं करा, इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वाले पार्ट को मतलब बाईपास कर दिया। क्या ये जो प्रॉफिट है ये मेरे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट में जाएगा? अब जाएगा या नहीं जाएगा? अरे जब ये सीधा रिजर्व के अंदर चला गया तो प्रॉफिट में तो गया ही नहीं, इसलिए इसे प्रॉफिट के अंदर माइनस नहीं करेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट बोल के ट्रीट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? देखिए आपके सामने इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्वेश्चन देख लीजिए। बैलेंस बीडी 90,000, बैलेंस सीडी कितना? 80,000। और सेल्स कितना लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40,000 है ना, उसमें प्रॉफिट 10,000 है, तो सेल्स प्राइस कितना हो गया? 50,000। और डेबिट साइड में प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट की जगह, प्रॉफिट लॉस की जगह क्या लिखता था ना, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, उसकी जगह कैपिटल रिजर्व लिखूंगा, कितना? 10,000। परचेज कितनी आ गई? 30,000 रुपए की। देखिए समझ लीजिए, छोटा सा कंसेप्ट था। यहां देखिए, ये भी लोगों को बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं मालूम होता, इसलिए लोग गड़बड़ करते हैं इसे करने में। देखिए ऐसे, ये बनाया मैंने कौन सा अकाउंट? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बना लिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब बनाया तो मुझे बताइए बैलेंस बीडी कितना लिखा हुआ है? व्हाट इज बैलेंस बीडी और व्हाट इज बैलेंस सीडी? 80,000। ठीक है जी, ऐसे करके। और बैंक बोलकर सेल कितनी हुई है? सेल 40,000 की थी कॉस्ट, प्लस 10,000 का प्रॉफिट था, कितने का सेल हो गया? 50,000 का। और आपको मालूम है ये जो 10,000 का प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं ना, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट कितने का? 10,000 का। नाउ टेल मी, ये वैल्यू 130 है, ये वैल्यू कितनी है? 130 है, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 30,000 का। ये बैंक बोलकर क्या आ गया? परचेज। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। सेल इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, ये जो 10,000 का था इसे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग बोल के मैं माइनस करता था ना, अब नहीं माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि तो कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो जो कैपिटल रिजर्व का इंक्रीज हो रहा है वो प्रॉफिट से थोड़ी इंक्रीज हुआ, वो तो इस वाले प्रॉफिट से सीधा हमने डाल दिया तब हुआ। तो इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट उसमें कोई इंपैक्ट ही नहीं गया। बेटा समझो, अगर रिजर्व प्रॉफिट से निकालकर बढ़ता है तो ही तो हम उसे क्या करते हैं? ट्रांसफर टू रिजर्व करते हैं ना। प्रॉफिट एंड लॉस से निकलता अगर तब, ये तो हमने क्या करा? प्रॉफिट लॉस को किनारे कर दिया, सीधा उठाया प्रॉफिट को, सीधा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। इसने मेरे प्रॉफिट को तो टच ही नहीं करा, प्रॉफिट को टच नहीं करता तो एडजस्ट नहीं करना, इसलिए कैपिटल रिजर्व का इंक्रीज और ये प्रॉफिट्स को कहीं टच नहीं करना, ये अपना हिसाब एडजस्ट हो चुका है। ये कहाँ चला जाएगा? आउटफ्लो। किसका? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। बताइए, ये समझ में आ गया? रुक जा, पहले ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये जो है इसका कहीं इंपैक्ट नहीं जाएगा, पहली चीज ये, कैश फ्लो में कहीं नहीं जाएगा। कैपिटल रिजर्व में इंक्रीज करते थे ना, ट्रांसफर टू रिजर्व, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर टू रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं हुआ, गेन जो हुआ आपको उसको सीधा उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। देखो, हम ट्रांसफर टू रिजर्व को कम माइनस करते हैं, याद है ना, ऊपर से नीचे आया था, माइनस टैक्स, माइनस डिविडेंड, माइनस इंटरिम डिविडेंड, माइनस ट्रांसफर। जब अभी जब ये प्रॉफिट लॉस से माइनस ही नहीं हुआ तो इससे मैं एड बैक क्यों करूंगा, या उससे माइनस करके क्यों दिखाऊंगा? और दूसरी बात, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी या गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर जानी चाहिए थी, ये वहां तो गई नहीं, तो सीधा कैपिटल रिजर्व में चलेगी, तो इसने भी मेरे प्रॉफिट को टच नहीं किया, कैपिटल रिजर्व भी मेरे प्रॉफिट से नहीं निकला,
तो जब इन्होंने मेरे प्रॉफिट को टच ही नहीं किया तो इन्हें मैं एडजस्ट ही नहीं करूंगा, दे आर यूजलेस। तो इसका सिर्फ इंपैक्ट जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन्वेस्टिंग का। ये जो प्रॉफिट वाला पार्ट है ये नहीं जाएगा, बहुत एक्सेप्शनल एग्जांपल है, इसलिए नहीं करा इसे। अगर यहाँ क्वेश्चन में लिखा रहता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तब मैं क्या करता, इसे रिजर्व जो इंक्रीज हुआ वो जाता ट्रांसफर टू रिजर्व, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग नॉन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वहां जुड़ता, और ये वाला जो था नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स में जाके वहां माइनस हो जाता, तब होता है ऐसा। पर यहाँ कैपिटल रिजर्व करके एलिमिनेट कर दिया उस पॉसिबिलिटी को। आगे चलें, थोड़ा सा देखते हैं, मेरे ख्याल से हो ही गए होंगे अब एडजस्टमेंट पूरे। यही था लास्ट एडजस्टमेंट मुझे लगता है। हाँ, ये शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडर राइटिंग कमीशन पेड कई बार आ जाता है। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस आर शोन एज एन आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इफ बीइंग एन एक्सपेंस इशू ऑफ शेयर्स। अंडर राइटिंग कमीशन भी कहाँ जाता है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाता है। लेकिन इट इज टू बी नोटेड दैट शेयर इशू एंड अंडर राइटिंग कमीशन आर रिटन ऑफ इन द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये पहले जिस साल होते हैं ना उसी साल हमसे राइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर राइट ऑफ ना होते और इस साल राइट ऑफ करते तो फिर वही कहानी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जुड़ते और फाइनेंसिंग से माइनस हो जाते। करेक्ट, ठीक है जी। जैसे प्रीमियम रिडम्पशन का ट्रीटमेंट है बिल्कुल वैसा ट्रीटमेंट होता, इसका ध्यान रखना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इस साल राइट ऑफ होते तो फिर पता क्या होता है, फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह राइट ऑफ होते, ध्यान रखना। फिर ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट की तरह नहीं ट्रीट करते इसको। क्या बोलकर ट्रीट करते हैं इनको, हम बोलते हैं ना ऐड करते नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड नहीं करते, फिर इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह ऊपर ऐड करते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह ऊपर ऐड करके फाइनेंसिंग से फिर माइनस करते, तब ऐसा होता है ट्रीटमेंट। ठीक है जी, प्रीमियम का ट्रीटमेंट आपको समझ में आया। ये हम ऑलरेडी आपके साथ दिख रहा है। जो सम मोर एडजस्टमेंट देख लेते हैं कौन सी वाली है। हाँ, ये बहुत बच्चा टाइप की एडजस्टमेंट है। 80,000 से 1 लाख कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है भाई, इन्वेस्टिंग ही तो होती है हमारी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किसे कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो क्या दिखाएंगे इसको, इन्वेस्टिंग का क्या दिखाएंगे इसको, आप देखिए इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो दिखाएंगे। ठीक है, और डिवेंचर का ट्रीटमेंट मैंने बता ही दिया आपको। शेयर इशू एंड डिवेंचर्स 31 मार्च वाला, इसको आप अपने आप देखेंगे, इसका डिस्कशन मैं नहीं कर रहा अभी यहाँ पर आपके साथ। और शीट के अंदर जितने भी आइटम थे वही हो चुके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे वाला, इसमें सब कुछ डाला हुआ है। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट में एक्रूड इन्वेस्टमेंट बताया था ना, ऐसी इन्वेस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बता दिया, लायबिलिटी वाला, ये वो पार्ट है। तो अगर जरूरत हुई तो अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, और अभी नहीं करेंगे। इस तरह से मेरी तरफ से एडजस्टमेंट सारे खत्म हुए हैं। अब आपका काम क्या है, आप बड़े क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। अगली क्लास जो मैं कंबाइन लूंगा उसमें मैं फोकस करूंगा छोटे क्वेश्चंस पर। मंडे को करेंगे सुबह सुबह छोटे, हाँ सुबह सुबह करेंगे। तुम करो छुट्टियां, तुम छुट्टियां करो, 12th के बच्चे हो तुम छुट्टियां, पूरे पूरे नवेटा में पूरे यूपी में छुट्टियां मंडे को। मंडे को कौन सा प्रैक्टिकल है, नहीं, कल तो भैया बहुत लोगों की प्रथम प्रथम पता नहीं कितनी क्लासेस होते हैं, वो नहीं हो सकता। मंडे को स्कूल बंद है, मंडे को स्कूल बंद है, सरकारी ऑर्डर है, सीएम का ऑर्डर है, गुरु गोविंद सिंह जयंती है, स्कूल बंद है। क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू सब स्कूल बंद हैं, जाना सबको है बेटा एक दिन। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस बड़े वाले क्वेश्चन नंबर 56 तक कंफर्टेबली कर पाएंगे, और करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।